ये कहानी है सोनपुर गांव की, जहां एक जमींदार रहता था जो सभी गांव वालों को पैसे की मदद करके पहले तो उनका मसीहा बन जाता था, फिर उसके बाद दोगुना पैसा वसूल भी करता था और पैसे वक्त पे ना देने की वजह से गांव वालों की जमीन जमींदार हड़प लेता था। अरे श्याम, बहुत वक्त हो गया है, तुमने अभी तक अपना कर्जा नहीं चुकाया है। मुझे 2 दिन में अपने सारे पैसे वापस चाहिए, समझ गया? नहीं तो तू अंजाम जानता है। जी मालिक, मुझे बस थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए। इस बार मेरी फसल काफी अच्छी हुई है, उसे शहर में बेचकर आपके सभी पैसे लौटा दूंगा। ये सुनकर जमींदार बहुत चौंक जाता है और छानबीन करने के लिए रात को अपने आदमियों के साथ श्याम के खेत में जाता है। यह क्या, इस बार तो सच में इस श्याम की फसल काफी अच्छी हुई है। अगर वो इस फसल को काट कर शहर में बेच पाया तो वो मेरा सारा कर्जा उतार देगा और मैं ये होने नहीं दूंगा। मुझे श्याम के खेत पे भी अपना कब्जा चाहिए ही चाहिए। ये सोचकर जमींदार अपने आदमियों से कहकर कुछ हानिकारक केमिकल्स श्याम के खेत में डलवा देता है, जिससे श्याम की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। अगले दिन श्याम जब अपने खेत पर आता है तो वो ये देखकर रोने लगता है। अरे ये क्या हो गया? कल तक तो मेरी फसल लहरा रही थी, तो एक दिन में ऐसा क्या हुआ? अब मैं जमींदार का कर्जा कैसे लौटाऊंगा? अरे अरे अरे, ये क्या हो गया? अब तुम क्या करोगे? एक काम करो, तुम्हारे पास पैसे तो है नहीं, तो तुम अपना ये खेत मुझे दे दो। जब पैसे होंगे तब तुम वापस ले लेना। श्याम को कोई और दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उस पे से उसका कर्जा भी बढ़ता ही जा रहा था, इसलिए उसने मजबूरी में अपना खेत जमींदार को दे दिया। उसके बाद उस दिन वो बहुत दुखी मन से अपने दोस्त के घर जाता है। अरे श्याम, तू यहां आज कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना भाई? फिर श्याम रोते रोते सारी घटना अपने दोस्त हरीश और उसके पिता देवीदास को बताता है। बेटा, तुम परेशान मत हो। वो जमींदार शुरू से ही बहुत लालची है। इसने हमारे खेत को भी हड़पने की कोशिश की थी, लेकिन हमारी चालाकी की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाया। लेकिन तुम सब गांव वाले बड़े भोले हो, इसलिए वो तुम सबको आसानी से बेवकूफ बनाकर तुम सबका खेत हड़प लेता है। चलो, तुम चिंता ना करो। हरीश, श्याम को खाना खिला के अपने कमरे में ही सुला दो। मैं कुछ सोचता हूं इस धूर्त जमींदार का। उस रात श्याम अपने दोस्त के घर ही रुक जाता है और अगली सुबह हरीश देखता है कि श्याम अपने खेत की चिंता में डूबा हुआ है। अरे श्याम, चल बाहर कहीं घूम कर आते हैं। वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं, हम साथ में कहीं बाहर नहीं गए हैं। हाँ श्याम बेटा, जाओ, हरीश के साथ थोड़ा बाहर घूम आओ। तुम्हारे आने तक मैं उस जमींदार को सबक सिखाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लूंगा। हरीश और उसके पिताजी की बात मानकर श्याम हरीश के साथ बाहर चला जाता है और कुछ देर बाद वो दोनों घर लौटते हैं। हरीश और श्याम, तुम दोनों जरा यहां मेरे पास तो आना। मुझे तुम दोनों से कुछ खास बात करनी है। फिर दोनों देवीदास के पास जाते हैं और उन दोनों के कान में देवीदास कुछ फुसफुसाते हैं और दोनों देवीदास की बात सुनकर बड़े खुश हो जाते हैं और अगले दिन हरीश और श्याम फिर से बाहर जाने के लिए निकल जाते हैं। अरे श्याम, तुम्हें पता है, मेरे पिताजी बता रहे थे कि हमारे खेत में हमारे पूर्वजों ने गुप्त धन और बहुत सारा खजाना छुपा रखा है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। तो तुम लोग अपने खेत की खुदाई करके उस धन को निकाल क्यों नहीं लेते हो? अरे नहीं, अभी उसकी जरूरत नहीं है। जब सही समय आएगा तब निकाल लेंगे। हरीश ये जोर जोर से बोल ही रहा था कि जमींदार के एक आदमी ने ये बात सुन ली
और उसने सारी बात जाकर जमींदार को बता दी। अच्छा, तो ये बात है। तभी मैं सोचूं कि उस देवीदास ने आज तक अपना खेत पैसों के लिए मेरे पास गिरवी क्यों नहीं रखा है। लेकिन अब मैं उसके खेत को हड़प लूंगा, इससे सारा खजाना मेरा हो जाएगा। फिर अगले दिन जमींदार अपने कुछ आदमी के साथ देवीदास के घर पहुंचता है। अरे जमींदार, आज यहां कैसे आना हुआ? कुछ काम था मुझसे? नहीं, बस यहां से गुजर रहा था तो सोचा कि तुमसे मिलता चलूं। वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारे खेत में पुरखों का खजाना छुपा है, तो तुम उसे निकाल क्यों नहीं लेते? ऐसे ही क्यों अब तक छोड़ रखा है? हां, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, लेकिन वो खजाना और गुप्त धन बहुत ही अंदर तक गड़ा है। उसे निकलवाने में काफी सारा पैसा लग जाएगा, जो अभी मेरे पास नहीं है। इसलिए सोचा आराम से निकालूंगा। अभी उसकी जरूरत नहीं है मुझे। चलो, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, यह सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन मेरे पास एक सुझाव है। तुम्हें इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। खुदाई में लगने वाला सारा खर्चा मैं अपनी जेब से करूंगा, और खुदाई के बाद जो भी खजाना निकलेगा उसमें से मैं आपको 20% दे दूंगा। तो बताओ, कैसा रहा सौदा? हां? देखो जमींदार, मुझे अपने पूर्वजों के खजाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। फिर भी आप इतना कह रहे हैं तो मैं इस खुदाई के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? बताओ, मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। मेरा 20% खजाने का हिस्सा तो देना ही होगा, लेकिन उसके पहले तुमने जितने भी गांव वालों की जमीन धोखे से हड़पी है, वो तुम उन्हें पहले लौटाओगे। तभी मैं तुम्हें अपने पूर्वजों के खेत पे खुदाई करने दूंगा। अरे वाह, यह सौदा बुरा नहीं है। इसकी जमीन में तो बहुत सारे हीरे और सोने के जवाहरात होंगे, जिसके सामने इन गांव वालों की जमीन की कीमत कुछ भी नहीं होगी। इसलिए मैं इसकी बात मान लेता हूं। फिर थोड़ा सोच विचार करके जमींदार देवीदास की बात मान लेता है। मंजूर है देवीदास, बिल्कुल मंजूर है। जमींदार खजाने के लालच में इतना अंधा हो चुका था कि उसकी बुद्धि चलना बंद हो गई थी, और इसी के चलते उसने सभी गांव वालों को उनके जमीन के कागज लौटा दिए। लो भाई देवीदास, तुम्हारे कहे अनुसार मैंने सभी के कागज लौटा दिए हैं। अब कल सुबह मेरे सभी मजदूर आएंगे और तुम्हारे खेत में खुदाई करना शुरू करेंगे। फिर अगले दिन जमींदार अपने आदमियों को लेकर देवीदास के खेत में पहुंचता है और खुदाई का काम शुरू करवाता है। आदमी खेत की खुदाई शुरू करते हैं और ऐसे ही खोदते खोदते शाम हो जाती है, लेकिन उस दिन उन्हें खेत में कुछ हाथ नहीं आता। अरे ये क्या, सुबह से शाम हो गई लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला। अरे ये पूर्वजों का खजाना गड़ा है, अगर इतनी जल्दी मिल जाता तो मैं ही ना खुदवा लेता। खजाना बहुत अंदर गाड़ा है मेरे पूर्वजों ने। खुदाई चालू रखो, आखिर में तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। अगले दिन जमींदार फिर खुदाई करवाने देवीदास के खेत में अपने मजदूरों को लेकर आता है। उस दिन भी सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन खजाने का कोई नाम और निशान भी नहीं मिला है किसी को। सभी मजदूर शाम होने की वजह से चले जाते हैं। फिर उस देर रात देवीदास हरीश और श्याम को कहता है, हरीश और श्याम बेटे, अब जमींदार खेत बहुत अंदर तक खुदवा चुका है, इसलिए एक काम करो, ये जो लोहे के बड़े बड़े बक्से हैं इन्हें ले जाकर खेत के अंदर गाढ़ाओ। श्याम और हरीश दोनों देर रात खेत में जाकर कुछ लोहे के बक्से अंदर गाड़ देते हैं।
फिर अगले दिन जब जमींदार फिर आदमियों को लेकर खेत की खुदाई शुरू करवाता है तो कुछ ही देर में उसे लोहे की पेटियां नजर आने लगती हैं। अरे वाह, दिख रहा है खजाना। आराम से बाहर निकालो सभी बक्सों को। फिर जमींदार सारे लोहे के बक्सों को जमीन से बाहर निकालता है और जैसे ही उन्हें खोलता है तो जमींदार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यह क्या मजाक है देवीदास? तुमने तो कहा था कि इसमें खजाना छुपा है, लेकिन इन सारे के सारे बक्सों में तो सिर्फ लोहे के औजार भरे हैं जो सिर्फ खेती करने के काम आ सकते हैं। हाँ, मैंने तो सच ही कहा था। हम किसान हैं और हमारे लिए ये सब किसी खजाने से कम नहीं है। हम इसी से खेती करके अपनी फसल को उगाते हैं, तो ये हुआ ना किसानों के लिए खजाना। ये बात और है कि तुम्हें इस खजाने की कीमत नहीं है। तुमने मुझे धोखा दिया है, मुझे बेवकूफ बनाया। तुम सबने मिलकर मुझे लूट लिया। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। धोखा तो तुमने इन सब गांव वालों को दिया, उनकी जमीनों को लूट कर, और जब अपनी पर आई तो हाय हाय करने लगे। अब शायद तुम्हें समझ में आएगा कि जब तुम इन गरीबों का खून चूसते हो तो उनको कितनी तकलीफ होती होगी। फिर देवीदास सभी औजारों में से कुछ चीजें निकाल लेता है और बाकी सब वहीं छोड़कर वहां से चला जाता है। गांव वालों को उनकी जमीन वापस मिल गई और जमींदार को इस बात का पछतावा होता है कि उसके लालच की वजह से उसने सब खो दिया। इसीलिए तो कहते हैं कि कभी किसी के हक की चीजें नहीं लेनी चाहिए, वरना जो हमारे पास होता है उसे भी हम अपने लालच की वजह से खो देते हैं।